आरोप प्रत्यारोप त्रिकोणीय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है वो जानना समझना बहुत जरूरी है और सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं। पहला चुनाव है जिसमें सबसे ज्यादा संकट में अरविंद केजरीवाल जी दिख रहे हैं। केजरीवाल जितना स्वीप कर रहे थे हर पिछले 2 चुनावों से, इस बार उतना स्वीप करते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि एज उनको आज भी है। इस बार का चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन 2015 और 2020 नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। अरविंद केजरीवाल के चुनाव बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल ये भी तय है कि अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा वोट बैंक तमाम जुड़ा हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी कैसे तोड़ पाती है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सामने चुनौती है। कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ती है, अगर कांग्रेस स्ट्रांगली चुनाव लड़ती है तो वो अपना फायदा करे ना करे, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर नुकसान कर दे। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में सर्दी का जो सितम है उसके बीच जो पारा हाई है वो हाई है चुनाव की वजह से। और जिस तरह की बयानबाजी, घमासान और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या दशा बन रही है चुनाव की, वो समझना बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल ने कई सारे बयान दिए और पूर्वांचलियों को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा उसको बीजेपी ने एक तरीके से लपक लिया और सीधा उनको घेरने की कोशिश करने लगी। अब ये जो सियासी दावे वादे हो रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसका जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है, क्योंकि सभी ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक का जो शेयर है अपनी ओर करना चाहते हैं। इसको लेकर अलग अलग बातें, बीच में उन्होंने जाट समुदाय को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल ने तमाम सवाल उठा दिए। बीजेपी ने उनके सवालों पर बहुत सारे सवाल उठा दिए। कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। आरोप प्रत्यारोप त्रिकोणीय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है वो जानना समझना बहुत जरूरी है और सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ समीर चौगावकर जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। राकेश सर, आपसे मैं करूंगा चर्चा की शुरुआत। बहुत सारे बयान लगातार हम देख रहे थे चुनाव को लेकर। अब पूर्वांचलियों पर भी आ जाता है, इसमें जाट वोट का भी आ जाता है। मेरे मन में बड़ा एक सवाल आया जब अरविंद केजरीवाल का मैंने जाट समुदाय के लोगों को लेकर, आरक्षण को लेकर बात सुनी, क्योंकि जब अन्ना का आंदोलन हो रहा था तब भी हमने उनको बहुत कवर किया था और जिस तरह की बातें होती थी वो राजनीति बदलने आए थे और जो पारंपरिक राजनीति है उसमें भी आप और आगे बढ़ गए हैं बाकी पार्टियों को छोड़कर। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी भाजपा और कांग्रेस दोनों को पछाड़ दिए और मुझे लगता है वो सही कह रहे थे। हम लोग उसका भाव अलग ले गए कि अलग विधा की राजनीति करेंगे। वो ये नहीं पता था कि उनकी अलग विधा ये होगी। ये पहला चुनाव है जिसमें सबसे ज़्यादा संकट में अरविंद केजरीवाल जी दिख रहे हैं। अब आप देखिए, सीट के हिसाब से देखिए तो 12 सीटें दलित, 9 सीटें मुस्लिम। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम और दलित कांग्रेस के साथ गए हैं वो उनको भयभीत किए हुए हैं। फिर उन्होंने जाट और क्षेत्रवाद, ये दोनों मुद्दा उठा दिया। 8 सीटें जाट की है, 7 सीटें जो है वो पूर्वांचल प्रभावी हैं। ये कुल मिला के जो आंकड़ा पड़ता है वो 36 का पड़ रहा है। तो इस बार उनके लिए जो सबसे भयभीत करने का कारण है वो कारण है कांग्रेस। कांग्रेस 15 और 20 का चुनाव नहीं लड़ी और आम आदमी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन की। जाट बहुल्य सीट आप देखिए तो कहते हैं सारी सीटें वो जीत गए हैं। एक सीट का उदाहरण मैं दूंगा, बिजवासन का। 2013 का चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई, 2015 में 20,000 वोट से जीती और 2020 का चुनाव 700 वोटों से जीती। यानी जाट उनके साथ इस बार खसक सकता है, ये उनको पता है। फिर पूर्वांचलियों वाली जो बात है, 2020 कोई नहीं भूल सकता जब कोरोना का काल था, तो दिल्ली से बिहार और पूर्वांचल के लोगों को किस तरह से खदेड़ा गया था वो सबको याद है। और मुझे लगता है केजरीवाल जी जो कह रहे हैं ना कि इतने वोटर कैसे बढ़ गए, तो जो चले गए थे उनके तरफ से भगा दिए गए थे, उनकी वापसी उनको हजम नहीं हो रही और वही बात उनको कसोट रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो धतकर्म किया है और ये वोटर वापस आ गए हैं तो इस बार हमारी बाजी पलट दें। अब पूर्वांचल और बिहार का वोटर जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था, भाजपा और कांग्रेस में। तो ये जो 3 वोटों का समीकरण है, दलित, मुस्लिम और पूर्वांचल, ये सारा वोट देखा जाए तो वो पूरा का पूरा मुलम्मा बनता है 40% का। तो 54% जो लेके केजरीवाल जी 67 सीट और 62 सीट जीत रहे हैं, तो इस बार केजरीवाल जी के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाना कठिन लग रहा है। इसलिए वो सभी तरह के जाति, धर्म, क्षेत्र, सभी तरह का वो एक बुके तैयार करके चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं ताकि कहीं से किसी भी तरह की कोई दिक्कत न रहे। पूर्णिमा जी, बड़ा सवाल यही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते रहे, 2 बार सरकार बनी, अब ये तीसरी बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी वो कर रहे हैं कि भाई पूरा दावा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन जिस तरह के मुद्दे हम देख रहे हैं खास करके, और बार बार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर देख रहे हैं, उसी को लेकर ये बार बार सवाल उठ रहा है, क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चुनाव फंसा हुआ है?
क्या जो दाव उन्होंने चले, भले ही फ्री की रेवड़ियों को लेकर वो बड़े आश्वस्त रहे हो, लेकिन उसके बाद जो सियासी समीकरण बनते हैं उसमें वो पार्टी पीछे अपने आप को पा रहे हैं कि हमारी पार्टी पीछे है और शायद इस बार हम फंस जाए। ठीक है, ज़्यादा सीटें आ सकती हैं या तमाम तरह के तर्क जो दिए जा रहे हैं, लेकिन फंसा हुआ लग रहा है सब कुछ। देखिए, केजरीवाल 2 बार से सरकार में रहे, सरकार चलाई उन्होंने, तो 10 साल 11 साल कह लीजिए, एक बार जो छोटी सी 1 साल की सरकार थी, तो 11 साल में किसी भी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो ही जाता है और उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से वो डरे हुए हैं, इसमें भी हमें कोई शक नहीं है। और दूसरा डर उनको इस बार इसलिए लग रहा है कि जैसे अभी सर ने कहा कि कांग्रेस 15 का और 20 का चुनाव लड़ी ही नहीं थी। ये बात सच है, कांग्रेस उस समय बिल्कुल जमीन पे दिखाई दे रही थी, कहीं उसका कोई प्रेजेंस ही नहीं था। इस बार कांग्रेस थोड़ा दिख रही है, एक्टिव दिख रही है। तो केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर कांग्रेस एक्टिव हो जाती है और कांग्रेस कहीं मान लो सीटें ना भी जीते, वोट ले जाती है, जो कि लोकसभा चुनाव में हमें दिखा था कि कुछ वोट है जो अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। अगर विधानसभा में भी ऐसा ही होगा तो केजरीवाल की मुश्किल बढ़ जाएगी। चूंकि लोकसभा में वो और कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे, इसलिए परसेंटेज जो भी रहा तो उसका फायदा उनको जरूर मिला था। लेकिन जब अब अपने अकेले दम पे वो लड़ रहे हैं तो उनको चिंता ये जरूर सता रही है कि कांग्रेस कहीं उनका वोट ना काटे। बेशक कांग्रेस शायद जीतने की पोजीशन में बहुत सारी सीटों पे ना हो, लेकिन वोट तो काट सकती है, क्योंकि मजबूती से वो दिख रही है इस बार ग्राउंड में, पॉलिटिकल जो भी माहौल है उसमें अपना एक फुटप्रिंट छोड़ते हुए। दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस थे जो केजरीवाल ने किए थे, और दूसरा एक जो राजनीति बदलने की वो घोषणा के साथ आए थे, उससे बहुत लोग निराश हुए हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। वो टिपिकल जो धर्म की, जाति की, जो फ्रीबीज की, रेवड़ीज की राजनीति होती है, उसी में फंस के केजरीवाल भी रह गए हैं। जब सबसे पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता था, इतने बार 67 सीट्स जब जीती थी, तो फ्री बिजली का 200 यूनिट तक फ्री बिजली का जो प्रॉमिस था उनका, वो बहुत अट्रैक्टिव था, क्योंकि वैसा कहीं था नहीं। कहीं पे किसानों के लिए फ्री बिजली तो बहुत सारी सरकारें अनाउंस करती थी, आम जनता के लिए किसी ने कभी नहीं ट्राई किया था, तो उसका उनको जबरदस्त फायदा मिला। उसमें उन्होंने पानी का भी ऐड किया, भाई कच्ची कॉलोनियों में पानी पहुंचाने का, खरंजे बना देने का, नालियां बना देने का, थोड़ा बहुत काम उस वक्त उन्होंने अपने सेकंड टर्म में किया, उसका भी उनको फायदा मिला। लेकिन अब वो दिख रहा है कि वो एक जगह पे स्टैग्नेट कर गया है। वो जो उनका जो भी अक्रू किया था उन्होंने, जो भी गुडविल था, जो भी था, वो अब स्टैग्नेट कर रहा है, और लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे थोड़ी बहुत डिसएंचेंटमेंट भी हो रही है उनकी पॉलिटिक्स से। तो अब जो कांग्रेस का छिटका हुआ वोटर था, हो सकता है वो कांग्रेस की तरफ या वापस बीजेपी की तरफ जाने की सोचना शुरू कर दे, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टियों का वोट तो उनको मिला है। तभी तो बीजेपी पहली बार 3 सीटें 15 में जीती और 8 सीटें 20 में जीती। तो वो दोनों वोटर अगर छिटकेगा तो केजरीवाल की परेशानी बढ़ेगी, ये भी सच है। लेकिन तब ये भी सच है कि कांग्रेस अभी ठीक है, वो एफर्ट कर रही है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग नैरेटिव उसकी तरफ से हमें ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेके लगे कि वोटर एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। शीला दीक्षित की जो 15 साल की सरकार थी, उसके अलावा उनके पास अभी फिलहाल इतने मतलब गैप के बाद कुछ और नया दिखाने के लिए, कुछ और नई बात करने के लिए नहीं है। ये कांग्रेस का हैंडीकैप है। वो शीला दीक्षित को ही, लिगैसी को कैसे अपने पक्ष में भुनाते हैं, ये देखना होगा। बीजेपी की तो मुश्किल यही है कि उसके पास मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी क्या लेके लोगों के पास जा रही है? वो शीश महल का मॉडल लेके घूम रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा पैथेटिक राजनीति कोई हो ही नहीं सकती है कि आप एक सीएम हाउस का मॉडल दिल्ली में घुमाते चल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मॉडल, ये भ्रष्टाचार का सबूत है और इसके लिए आप केजरीवाल को नहीं वोट करें, हमें वोट करें। बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के लिए। भाई उनके पास अर्बन डेवलपमेंट है, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, 7 एमपी उनके हैं। इन 2 फ्रंट पे भी उन्होंने कोई एक काम भी किया हो तो वो जनता को बताएं कि हमने ये काम किया है और हम पूरी सीटों पे आएंगे अगर विधानसभा में तो करके देंगे, वो भी उनको दिखाने के लिए नहीं है। तो संकट तो बीजेपी के पास भी है। तो अब वो संकट, हर कोई अपने संकट से किस तरह निपटता है, हमें ये देखना होगा। थोड़ा अभी समय और है, देखेंगे कैंपेनिंग जब आगे बढ़ती है तो कैसे चलता है। केजरीवाल जितना स्वीप कर रहे थे हर पिछले 2 चुनाव से, इस बार उतना स्वीप करते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि एज उनको आज भी है। नहीं, देखिए एज तो है, लेकिन चुनौती उनके सामने भी है। लेकिन समीर सर, बीजेपी को लेकर जो पूर्णिमा में हमने सवाल उठाए, बहुत सारे सवाल बीजेपी को लेकर के भी, मुद्दा अब केजरीवाल भी मुद्दा बना रहे कि भाई चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी वीडियो जारी करती है, वो घोड़ी और तमाम चीज़ें, लेकिन साथ में दूल्हे का वो लेकर सवाल पूछते हैं, ये सवाल उठ रहा है। शीश महल बड़ा मुद्दा आपने बनाया और जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन
केवल शीश महल और शराब घोटाले का भ्रष्टाचार, क्या ये दो इतने बड़े मुद्दे वाकई जमीन पर बन पाए हैं कि इससे बीजेपी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को और पीछे धकेल देगी और इस बार विधानसभा में ज्यादा सीटें या फिर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी, या ग्राउंड पर कुछ और भी चल रहा है इसके अलावा? देखिए, अगर पिछले दो अगर हम चुनाव देखें, हालांकि 2013 का भी चुनाव है, लेकिन अगर दो चुनाव हम देखें जहां केजरीवाल को पूरे 5 साल मिले, 2015 और 2020 का अगर चुनाव देखें, तो 2015 से लेकर 2020 तक और 2000 के समय में जो केजरीवाल का 10 साल का कार्यकाल रहा है, कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बहुत ज़्यादा हाथ में लगा नहीं था। इस बार पहली बार है कि जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो अरविंद केजरीवाल को घेर रही है और अरविंद केजरीवाल उस पर डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। देखिए, शराब घोटाले का मामला, उसका मैं अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल का लेकर आए। उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा जब कोर्ट का निर्देश कि आप सचिवालय नहीं जा पाओगे, फाइल साइन नहीं करोगे, तो मजबूरी में उन्हें इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो केजरीवाल को उसका सामना करना पड़ रहा है। भले ही केजरीवाल बड़े आरोप से रहे, आरोप राजनीति से प्रेरित रहे, लेकिन शीश महल तो आपका है ना, उसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि आरोपों से प्रेरित है। शीश महल में तो जो खर्चा हुआ वो आपने ही किया है। इतना बड़ा जो 40 करोड़ रुपए जो खर्चा किया गया है वो आपकी सहमति से खर्चा किया गया है। और जिस तरीके की राजनीति लेकर आप भारतीय राजनीति में आए थे कि बड़ा घर नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, सादा जीवन हम जिएंगे जिस तरीके से, और उस बात पर भरोसा करके दिल्ली की जनता ने आपको एक बड़ा मैंडेट दिया था। इतना बड़ा मैंडेट दिया था कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और भारतीय जनता पार्टी 3 और 8 सीटों पर आकर सिमट गई थी। तो इतना बड़ा मैंडेट के बाद जब आप राजनीति में आते हो और आप फिर उसी धतकर्म में लग गए जिस धतकर्म में दूसरे राजनीतिक दल थे, आप जाति की राजनीति करते रखते हो, आप दूसरे तरह के भ्रष्ट नेताओं को अपने शामिल कर लेते हो, आप जाट की बात करने लगते हो, आप तमाम तरह की वही बातें करने लगते हो जो दूसरे राजनीतिक करते हैं। तो जनता सोचेगी ना कि भाई इसके लिए तो हमने आपको वोट नहीं दिया था ना। अगर ऐसी राजनीति हमको चाहिए तो भारतीय राजनीति में और भी राजनीतिक दल है। आपको इतना प्रचंड बहुमत इसलिए दिया गया था क्योंकि आप भारतीय राजनीति में एक बदलाव की उम्मीद लेकर आए थे। वो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल उसके अंदर नहीं है। जो कट्टर ईमानदार की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी ने कि अब वो कट्टर बेईमान है। अब बेईमान है कि नहीं तो दिल्ली की जनता तय करेगी। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल वापस ले जाऊं तो आप 7 की 7 सीटें मुझे जिता दीजिए। दिल्ली की जनता ने 7 सीटें हरा दी है। तो जनता ने उस समय भी केजरीवाल का साथ ही दिया। उस समय तो प्रचार अभियान के लिए केजरीवाल को बेल मिली थी 20 दिन की। तो उस समय में दिल्ली की का जो मैंडेट था वो केजरीवाल के फेवर में नहीं गया। ये कहा जा सकता है कि वो ठीक है, लोकसभा चुनाव था, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, प्रधानमंत्री को मोदी को बनाना था। अब विधानसभा चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव भी अब केजरीवाल के इतना आसान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 36% का वोट बैंक बना हुआ है। केजरीवाल का समस्या के साथ एक बेनिफिट ये था कि जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का मतदाता था वह पूरा मतदाता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरा आम आदमी पार्टी को मिलता था। तो यह चुनाव बाइपोलर है। इसके अंदर यह माना जाए कि कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर देगी और आम आदमी पार्टी को हराने में भूमिका निभाएगी, मुझे नहीं लगता। चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस कहीं भी इसमें नहीं है। 1-2 उम्मीदवार जरूर अच्छे उतारे, लेकिन उसके मतदाता भी जानते हैं कि इन 2 उम्मीदवार के जीतने से दिल्ली की राजनीति बदलने नहीं वाली है। तो वोटर्स जो है पूरे या तो आम आदमी पार्टी के पास उनका जो जुड़ा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि अरविंद केजरीवाल का जो 53% का वोट बैंक बना हुआ है और लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी को 54% का वोट मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिसने लोकसभा में हमको दिया है वो डबल इंजन की सरकार के आधार पर जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र करा है, वह वोट हमारे साथ मैक्सिमम जुड़ा रहे, जिससे हमारा वोट बैंक 36% 38% बढ़कर 44 से 45% चला जाए और केजरीवाल का कम से कम 4 से 5% वोट टूटे जो 52-53% पे। यह स्थिति अगर आ जाती है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी 45-46% वोट बैंक पे चली जाती है और केजरीवाल 46-47 पर आ जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक तगड़ी चुनौती दिल्ली में देखने को मिलेगी। 10 साल की एंटीमेंसी केजरीवाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि केजरीवाल जिन स्कीम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी जो दिल्ली सरकार की चालू है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि फ्री बिजली मिलती रहेगी, फ्री पानी मिलेगा, बस में फ्री आपको यात्रा मिलेगी, जो पैसा कहा गया है वो आपको दिया जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी उसमें अंदर जिक्र करेगी तमाम चीजों का। मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल यह भी तय है कि अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा वोट बैंक तमाम जुड़ा हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी कैसे तोड़ पाती है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सामने चुनौती है। यह पहला चुनाव है जहां केजरीवाल भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि जीत एक तरफा हो रही है, न मीडिया न लोग कहने की स्थिति में है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफा जीत रहे हैं। यह एक बड़ी अरविंद केजरीवाल की कमजोरी दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी चुनौती पेश कर रही है। अभी चुनाव प्रचार में काफ़ी समय है दोनों दलों के साथ। अंतिम समय 5 तारीख तक, वोटिंग के दिन तक चुनाव प्रचार कहाँ जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो दोनों बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में तगड़ी चुनौती है। कांग्रेस को मैं कहीं नहीं देखता हूँ।
ठीक है, कांग्रेस फिलहाल समीर सर को कहीं भी नहीं दिख रही है, लेकिन अनुराग सर मैं बड़ा समझना चाहूंगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल का जो बयान है, दो बयान, एक तो खास करके जाट समुदाय को लेकर जो उन्होंने कहा, उनके आरक्षण को लेकर जो कहा, और दूसरा पूर्वांचल के लोगों को लेकर जो बात कही। अब उनकी पार्टी कह रही है कि वो कुछ और बताना चाह रहे थे, उसको किसी और तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर सबसे ज्यादा उनको घेरा जा रहा है फिलहाल पिछले 2-4 दिनों की मैं बात करूं। पूर्वांचल के मुद्दे पर, पूर्वांचल के लोगों को लेकर बयानबाजी पर हमने कई बार नेताओं को पीछे कदम करते हुए देखा है, कई बार उनको भी बड़ा खतरा उससे दिखाई दिया। क्या केजरीवाल फंस गए हैं इस तरह का बयान देकर, या कुछ और बताना चाह रहे थे, वाकई कुछ और हो गया और पॉलिटिकली बीजेपी ने लपक लिया उसको? देखिए, केजरीवाल जी की बात पे, केजरीवाल जी के व्यक्तित्व में पे अगर मैं एक बात करूं, जैसे आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, तब केजरीवाल राजनीति जिस तरह की उन्होंने शुरुआत करने वो आए थे और कहां पहुंच गए, तो मेरा जो मानना है कि भारतीय राजनीति अपने आप में बहुत गंदी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मतलब गिरावट के एक अपने एक पॉइंट पे थी, और केजरीवाल जी ने आके एक नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए गिरावट में भारतीय राजनीति में, और जिसके सामने कांग्रेस बीजेपी सब उनके सामने नतमस्तक हो गए हैं कि इस लेवल पे गिरावट कहाँ से लाई जाए। तो अब चूंकि उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, वो लोग राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल जैसे स्टेटमेंट्स वो लोग देने में हिचकेंगे, क्योंकि हो सकता है जो स्टेटमेंट उनको दिल्ली में फायदा पहुंचाए वो महाराष्ट्र में हो सकता है नुकसान पहुंचा सकता है। केजरीवाल जी के साथ ये एडवांटेज है कि उनको सिर्फ 2 प्रदेश देखना है, जिसका काफी हद तक वोटर का, मतदाता का नेचर जो है, उसका स्वभाव एक तरह का या कुछ मिलता जुलता है। उसके बाद जो बात हुई, अभी पूर्णिमा जी ने बोला कि शीश महल कोई मुद्दा नहीं है, इस पे मैं थोड़ी सी एक चीज छोटा सा बोलना चाहूंगा कि ये बात तो सही है कि भारतीय राजनीति में वोटर के लिए भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा शायद कभी नहीं रहा। अगर भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा होता तो लालू जी जेल में रहते हुए सरकारें नहीं बनाते, और हमारे पास बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्सों की पूरी लिस्ट है। लेकिन यहीं पे केजरीवाल जी के साथ मुद्दा यह है कि बाकी कोई भी जो दल आए, उन्होंने वो बात करके नहीं आए कि मैं घर नहीं लूंगा, मैं अपनी पुरानी वैगन आर से चलूंगा, मैं कोई भी कोई भी मतलब हमारे विधायक वो सरकारी बस में बैठ के जाएंगे, मंत्री जो है मेट्रो में बैठ के सचिवालय जाएंगे। आज क्या हो रहा है कि जितना इन्होंने सिस्टम का लाभ उठाया उतना शायद दूसरे करने में भी हिचकते होंगे। तो जो आपने यू टर्न लिया अपनी वोट मांगने में और कार्यशैली में, वो जनता को कहीं ना कहीं अखर रहा है, और अगर बीजेपी उसको फायदा उठा रही है या उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है तो वो सही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही वही थी। तो अगर बीजेपी को फायदा मिलेगा तो इस मुद्दे को अगर चुनाव के वोटिंग के आसपास तक अच्छी तरह से इसको खेल दिया जाए तो इसमें एडवांटेज मिल सकता है। अब मैं आता हूं एक राजनीति की जो अभी दिल्ली की राजनीति में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं, मुझे क्या लगता है कि जो 11 सीटें, 70 में से 11 सीटें ऐसी थी दिल्ली की जो बहुत ही थिन मार्जिन की थी, जिसमें 10,000 से कम के से जीत हार हुई, 5,000 के आसपास, उस पे वो जो है क्रिटिकल आम आदमी पार्टी के लिए भी है, वो क्रिटिकल बीजेपी के लिए भी है। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को ही सब कुछ है। अब उन सीटों पे क्या मुद्दा बनता है? एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचाती है, या मोदी फैक्टर बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, या शीश महल अरविंद केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचाता है, या डबल इंजन बीजेपी को फायदा पहुंचाती है? वो लास्ट के 2-3 दिनों में ही स्पष्ट होगा। लेकिन ये 11 सीटें बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करने वाली हैं। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ती है। अगर कांग्रेस स्ट्रांगली चुनाव लड़ती है तो वो अपना फायदा करे ना करे, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर नुकसान कर देगी, जरूर नुकसान करेगी। और उसको लेकर शायद आम आदमी पार्टी के नेता भी चिंतित हैं। अवधेश सर, आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चल रहा है, बीजेपी कहती है शीश महल, बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार, इधर से गिनवाना शुरू कर देते हैं 84,000 करोड़ का प्लेन, 5,000 रुपए के कपड़े। क्या इन्हीं मुद्दों पर दिल्ली का चुनाव होगा? जनता की बात हो रही है या केवल
हवाई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ये मानकर शायद अरविंद केजरीवाल भी बैठे हैं कि 10 साल की थोड़ी नाराजगी जरूर होगी, लेकिन हम तो आ जाएंगे क्योंकि इतना सब कुछ कर रखा है। बीजेपी अभी उस हिसाब से अपने घोषणा पत्र पर काम कर रही है। वो वाली परिस्थिति है। बीजेपी कितना फाइट में दिख रही है अभी, हालांकि अभी चुनाव शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी चेहरे को लेकर बहुत सारे सवाल उठ जा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी का जो भवन है और प्रधानमंत्री का भवन है, अगर इस पर चर्चा हो रही तो होनी ही चाहिए। ये केवल भवन नहीं है, वो राजनीति में आने के पूर्व की गई घोषणाओं, नैतिकता, सदाचार, त्याग, शुचिता, उसके संघर्ष से देश की जनता के अंदर एक आत्मविश्वास, एक विश्वास पैदा करके, उम्मीद पैदा करके कि राजनीति बदल गई। जो व्यक्ति आया हो, अगर उसने दिल्ली की ही परंपरा में पूर्व मुख्यमंत्रियों से परे जा करके अपनी घोषणाएं तो छोड़ दीजिए, परे जा करके और 5-6 फ्लैट की जगह लेकर के और एक सुविधा युक्त, कितना का उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, इतनी सुविधा युक्त निर्माण करवाना और उसके लिए सरकारी विभाग को निजी विभाग की तरह यूज़ करना, पीडब्ल्यूडी को, तो वो मतलब उस पर चर्चा तो अवश्य होनी चाहिए। यह भी चर्चा होनी चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री और दिल्ली जैसे एक महानगर जो कि अर्ध केंद्र शासित और अर्ध राज्य है, उसके मुख्यमंत्री के क्या आवास की तुलना हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री को जो खतरे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री, न्यूक्लियर अटैक का भी खतरा होता है, उसको हर सुरक्षा से बचा के रखने के, क्योंकि अब भारत वो ऐसा देश नहीं है कि हमारा केवल खतरा पाकिस्तान और पड़ोस से ही हो सकता है। इस समय भारत अपने देश के अंदर जिस प्रकार से इकोनॉमी के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, विश्व के स्तर पर कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, उसके कारण जो दुनिया में एक भारत को लेके घोषित अघोषित गोलबंदी हो रही है, जितने दुनिया भर में जिहादी फंडामेंटलिस्ट तो अपनी जगह है ही है, उसके अलावे भी उनको बढ़ावा देने वाले हैं, तो उसकी तो एक पूरी सुरक्षा के ढांचे की बात होती है ना। क्या उससे हम तुलना कर सकते हैं दिल्ली के एक अर्ध अधिकार प्राप्त और दिल्ली की कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल सही ही है, ऐसे मुख्यमंत्री की तो बहस तो होनी चाहिए। दूसरा यह है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्रीय स्तर पर आए थे तो पहला भाषण उनका 12 फरवरी 2013 को हुआ था, सबको याद होगा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। उन्होंने ये कहा था कि लोग कहते हैं कि हम व्यवस्था बदल देंगे, फर्स्ट भाषण साने साने। मैं ये कहता हूं कि जो सिस्टम मुझे मिला है, जो कानून संविधान मिला है, इसी के तहत काम करते हुए मैं देश को शीर्ष पर दुनिया के ले जाऊंगा। यही हम लोगों को अपील किया था, क्योंकि हमने भाषण और क्रांतियां बहुत देख चुकी थी। तो वो या तो बोल के आए नहीं थे ना भाई। तो इसलिए अब कई लोग कहते हैं केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया। यू टर्न तो तब होता जब पहले से वो राजनीति में रह के घोषणा करते और लौटते। वो तो राजनीति में आने के बाद उनका एक ही टर्न रहा है कि राजनीति में आने के बाद न कोई नैतिकता है, न कोई सिद्धांत है, झूठ और सच में कोई अंतर नहीं है। कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, किसी चीज का दावा कर दो, तो वो उसमें यू टर्न कहीं नहीं, वो टर्न ही है। एक ही टर्न में वो गति तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। तो ये एक बड़ा विषय है ना कि दिल्ली के बजट को देखिए, दिल्ली के आकार को देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के काम को देखिए, उस पर उपस्थित खतरे को देखिए। क्या इतने बड़े भवन की आवश्यकता थी? जब दिल्ली में आप कहते हो कि इतने झुग्गी झोंपड़ियां हैं तो आपको करना चाहिए था। और वो जो भवन है वो बता रहा है कि दिल्ली की व्यवस्था पर फोकस करने की जगह मुख्यमंत्री ने कैसे एक लंबे समय तक इस पर अपना ध्यान लगाया कि हमारा आवास जो हो, अभी जितना दिन हम रहते हैं, शायद अस्थायी ही रह जाएंगे कोई पार्ट, जितना दिन भी रहे वो ऐसी सुविधाजनक हो कि जीवन में दोबारा न भी मिले तो हमको लगा कि चलो एक तृप्ति हो गई है हमारी। और उस ढंग से आपने बनाया है। और साथ ही साथ वो काम से ज्यादा इस बात पर ध्यान रहा है कि पार्टी को और हमारे पास पैसे कैसे आए। भले वो अभी अदालत न्यायालय में प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन आम लोग भी देख रहे हैं ना कि भाई क्या है। तो इस समय जो केजरीवाल जी जो कुछ बोल रहे हैं ना, उससे लगता है कि वह सहजता उनके अंदर है। 2015 और 2020 के चुनाव से इस बार का चुनाव गुणात्मक रूप से काफी भिन्न है। जितनी ये बातें उठी हैं, चाहे शीश महल का हो, आबकारी भ्रष्ट, सब 2020 के बाद उठी है। 5 वर्ष में जितने सड़कें ध्वस्त हुई हैं, फुट ओवर ब्रिज कोलैप्स हुए हैं, बाकी चीजें वो पहले नहीं थी।
और उनकी पार्टी में भी जितने विद्रोह इस समय हुए हैं वो पहले उस रूप में नहीं थी। साथ ही साथ जो उनको लेकर के स्वयं पार्टी के अंदर एक असंतोष दिखाई दिया है कि भाई ये परिस्थिति है कि कुछ न कुछ तो हमारे नेताओं ने गड़बड़ी किया, ये 2020 के पहले नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट घोषित किए हैं उस कैंडिडेट्स को देख के इस बार लगता है कि वो जितनी उनके पास ताकत है वो लगा रहे हैं। वो मतलब कम से कम ये दिखाई दे रहा है कि 20-25% हटा दीजिए तो 70% के आसपास 75 टिकट तो वो उस ढंग से फोकस करके लगा रहे हैं। संकल्प पत्र उनका आना है। और दिल्ली के माइंडसेट को जैसे केजरीवाल जी ने प्रदर्शित किया है, ये बोलने की अब फर्जी वोटर तो समझ में आता था, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार से लाला के फर्जी वोटर बता रहे हैं। माने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फर्जी वोटर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अन्ना हजारे के उस अन्ना अभियान की रीढ़ थे। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों की सूची देख लीजिए तो उसमें बिहार उत्तर प्रदेश की संख्या सर्वाधिक है लोगों को संस्थापन में। आम आदमी पार्टी में अभी भी 11 शायद विधायक है, कुल मिला लिए 11 या 12 पहले भी रहे, तो एक बड़ी ताकत रही है। उसके बारे में ये कहना कि भाई फर्जी वोटर और बार बार फर्जी वोटर का मामला उठाने का अर्थ ये भी है कि आपको असहजता तो है कि भाई दो खड़े हुए हैं और वो समस्या है और घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस को वोट कम भी आ सकते हैं, जो भी आ सकता है, लेकिन संदीप दीक्षित का सीधे उतरना इतना तो है ना कि भाई नेशनल लेवल की कांग्रेस भले अपनी बलि चढ़ाने को तैयार है। हाँ। कि अजय माखन जी जो है घोषित करके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे, लेकिन दिल्ली की प्रदेश की इकाई जो है वो सोचा है कि भैया हमारा तो अस्तित्व का सवाल है, हमको या तो लड़ना है या मर जाना है। कम से कम इस लेवल पर आ गई। और बीजेपी ने भी जो उम्मीदवार दिए भले वहां का नहीं, लेकिन उससे लगता तो है ना कि उसके पास उनसे संघर्ष करने वाला जो एक शक्तिशाली अस्त्र है उसको लगाया है। आतिशी जी के खिलाफ जिसको लगाया है, रामवीर सिंह वो उसके रमेश बिधुरी को एलिट क्लास, जो कि वो तो कोई चुनाव हारा नहीं है। तो इसलिए अब रमेश बिधुरी जो है एक उत्तर दे रहा है, गली गली में उसके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, काम किया है यहाँ, तो वो एक घेराव हुआ है। और मुझे ये लगता है कि इस बार का चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन 2015 और 2020 नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, उस तरह का परिणाम नहीं होगा। राकेश सर, लेकिन एक बात देखिए, कांग्रेस की बात सब कर रहे हैं, बीच में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, राज्य का ही अपने दम पर कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, ये आम आदमी पार्टी को तो सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और जबकि नेचुरल अलाइज की अगर बात करें तो कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव इन्हीं दलों का रहा है, अलग अलग राज्यों में अपने अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ दिल्ली में सबने कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया। ये भी एक वजह है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि भाई कांग्रेस कहीं है ही नहीं। क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में नहीं जा सकते, उनकी अपनी व्यवस्था है। क्योंकि यदि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ जाएंगे उसमें उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सभी जो क्षेत्रीय दल हैं अधिकांश कांग्रेस से जन्मे हुए हैं। यदि कांग्रेस के साथ वो गए और यदि उनका वोट कांग्रेस की तरफ वापसी किया, क्योंकि एक खतरे की घंटी तो लोकसभा चुनाव में बजी है ना, यदि वापसी किया तो वो कमज़ोर होंगे, तो वो कमज़ोर नहीं होना चाहते। तो लोकसभा चुनाव में उनकी मजबूरी थी कि हमको एक राष्ट्रीय पार्टी चाहिए, तो उस राष्ट्रीय पार्टी के चलते वो कांग्रेस को कंधे में बिठा के लोकसभा चुनाव में घुमाए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव लगातार होना है, अभी दिल्ली हो रहा, फिर बिहार होगा, फिर उत्तर प्रदेश होगा, पश्चिम बंगाल होगा। यहाँ सभी क्षेत्रीय दल जो है वो कांग्रेस से ही पैदा हुए हैं, उनके पास कांग्रेस का वोट है। यदि वो अभी कांग्रेस से दूरी बना के नहीं चलेंगे तो सीट में हिस्सेदारी कांग्रेस ज़्यादा मांगेगी और ऐसी स्थितियों में उनको नुकसान होगा। इसलिए अखिलेश का भले ही बिल्कुल वोट ना हो दिल्ली में, उसके बाद भी वो दमखम भर रहे कि हम तो आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का दिल्ली में कितना वोट है? बिल्कुल नहीं है, आरजेडी का भी नहीं है। लेकिन वो सिर्फ ये संदेश दे रहे हैं कांग्रेस को, उनका मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से मतलब है। तो अपने क्षेत्र के मतदाताओं को ये मैसेज कर रहे हैं कि देखो कांग्रेस को आज भी दूसरे दोयम दर्जे की पार्टी हम मान रहे हैं। तो मतलब वो मानस ना बना सके कांग्रेस के साथ जाने का। और दिल्ली में वो ये दिखा रहे कि हम क्षेत्रीय दल एक साथ हैं, तो यदि क्षेत्रीय दल हम एक साथ हैं तो कांग्रेस फिर अलग थलग। सवाल यहाँ पे यही है कि इंडी गठबंधन की जो सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं, इंडी गठबंधन तो लोकसभा चुनाव में ही टूट गया था जब तृणमूल कांग्रेस अलग हो गई थी। फिर अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव के बाद घोषणा कर दिए कि इंडी गठबंधन से अब हम बाहर हो रहे हैं, अब कोई गठबंधन नहीं होगा। और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ भी नहीं हुआ था। तो दिल्ली की यदि हम बात करें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के लिए दो तरह की समस्याएं हैं।
पहली समस्या ये है कि जो फ्लोटिंग वोट यहाँ 20% का, यानी पूरे देश भर के जो राज्य है उनमें सबसे प्रमुख राज्य दिल्ली है, जहाँ 20% फ्लोटिंग वोट है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, 2-3 चुनाव आप देखिए तो लोकसभा में वो भाजपा के साथ जाता है, अब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ आया है। 20% वोट को आप 2 भागों में विभाजित कर दीजिए, 10% डेवलपमेंट के नाम पे और 10% लाभार्थी। तो डेवलपमेंट वाला वोट जो है किसकी तरफ जाएगा? वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। उसका कारण ये है कि कांग्रेस ना राज्यों में कहीं पे सत्ता में है, ना केंद्र में सत्ता में है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे लोकसभा में जा चुका है, तो वो 10% वोट थम सकता है भाजपा के साथ, और 10% लाभार्थी वोट यदि हम मान लें कि 10% है, तो वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा। तो 54 से 44 पे वो आएंगे और 38 से 44 पे पहुंच जाएगी भाजपा। कांग्रेस, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 10 सीट दिल्ली की हैं, वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मंगत राम सिंघल के परिवार लड़ रहा, जेपी अग्रवाल का परिवार लड़ रहा, फरहाद सूरी ताजदार बब्बर का परिवार से हैं, संदीप दीक्षित उनके शीला दीक्षित के परिवार से। 10 ऐसी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस कैंडिडेट बड़े मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस यदि 5% वोट भी ले गई तो 44% वोट जो आम आदमी पार्टी का हम लेके चल रहे वो 39 पे पहुंचेगा। तो 44, 39 और 15 का रेशियो यदि आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि 62 से 32 पे आ जाए। तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। नहीं तो है, तो इसमें हाँ, तो ये उसकी समस्या आम आदमी पार्टी के सामने बहुत है कि लाभार्थी को संभालें कि डेवलपमेंट की बात करें। तो इसलिए वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे और ना ही वो लाभार्थी की बात कर रहे। वो नया नैरेटिव लेके आए हैं, पुजारी, ग्रंथी, मतलब धर्म, जाति, क्षेत्र, ये सभी तरह के गुलदस्ता बना के वो मैदान में उतरे हुए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यदि पुजारियों के प्रति आप इतने हमदर्दी जताते हैं तो कम से कम पूजा स्थल का सुधार कर देते। यमुना को स्वच्छ करने के लिए आप 2 बार बड़े बड़े वायदे किए। मैं एक छोटा सा आंकड़ा रखूंगा, दिल्ली की जो यमुना है, दिल्ली में 360 करोड़ लीटर सीवेज उत्पन्न होता है, 100 करोड़ लीटर पानी ट्रीटमेंट होता है, 260 करोड़ लीटर जो है सीवेज का पानी आज भी यमुना जी में जा रहा। देश का सबसे बड़ा जो STP है वो ओखला में बन रहा था, 665 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने उसमें दिया, 15% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की थी। राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया। 2023 में जिस STP को बन जाना चाहिए वो आज भी अटकी हुई है। 40 STP पिछले 10 साल में इनको बनाना था, ये नहीं बनाए। 39 STP जो पहले से बनी हुई हैं, 20 खराब पड़ी है, उसका मरम्मत का काम नहीं हुआ। तो ये जो यमुना साफ करने की बात कर रहे हैं, तो यमुना साफ नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि इनका मानस नहीं है, और केजरीवाल जी बोल चुके हैं कि यमुना वोट नहीं देगी, इसलिए वो उस पर सफाई नहीं करेंगे। तो पुजारियों को वेतन, अब पूजा स्थल की गंदगी, ये दोनों दिल्ली की जनता देख रही है। ये बड़ी अहम बात है। पूर्णिमा जी, बड़ा एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि देखिए कांग्रेस की चर्चा बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से राकेश सर भी कह रहे हैं 10 सीट 11 सीट जो भी है, कांग्रेस पार्टी चुनाव में कैंडिडेट के स्तर पर तो दिखाई देती है। मैं संदीप दीक्षित की बात करूं, उनके स्तर पर बड़ी लड़ाई दिखाई देती है, लेकिन अभी भी केंद्रीय नेतृत्व उस तरीके से चुनाव में उतरता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि चुनाव तो अब सर पे है। पीएम मोदी 2 सभाएं हो गई, अलग अलग भाषण दिए उन्होंने, सीधा निशाना साधा केजरीवाल को लेकर सर, और आपदा वाली जो बात उन्होंने कही थी उसको भी आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया। लेकिन कांग्रेस अभी भी क्या हिचकिचा रही है, या अभी भी ये सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए, कुछ बात बन जाए, या भविष्य की कुछ सोचकर कुछ अलग प्लानिंग चल रही है? देखिए, कांग्रेस की मजबूरी दिल्ली में क्या है, वो बिल्कुल शून्य पे है, 0 पे है। 0 से कितनी भी बढ़ेगी अगर मान लीजिए तो मतलब 2 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें मैक्सिमम, तो वो जो एक डिसमल आउटकम इनको पहले से दिखाई दे रहा है, ये उसमें अपने सेंट्रल लीडरशिप को शायद एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए ये दिल्ली के लेवल के नेताओं पे इन्होंने अभी तक छोड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, शायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह मीटिंग्स, रैलीज कुछ करने वाले हैं। कांग्रेस को अपना सिर्फ वोट परसेंटेज ही नहीं बढ़ाना है, उसको लोगों का विश्वास भी जीतता है। क्योंकि इस दौरान कांग्रेस ने बहुत, मतलब पीपल्स फेथ एंड ट्रस्ट कांग्रेस में जो था दिल्ली में, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। तभी इतना लॉक स्टॉक एंड बैरल वो आम आदमी पार्टी को चला गया। अब कांग्रेस उस विश्वास को कैसे जीतेगी, ये शायद थोड़ा उनको अभी खुद भी क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या करें। इसलिए लोकल लेवल पे, जैसे अभी सबने बोला कि जो लोकल लेवल के लीडर है वो बिल्कुल मजबूती से हैं, उनको पता है लोकल समस्याएं क्या हैं, लोगों से उनका आपस में कनेक्ट है, एक रैपो बना हुआ है, तो वो उसको इनकैश अभी फिलहाल कर रहे हैं। कल को अगर सेंट्रल लीडरशिप आती है, अभी समय है चूंकि,
तो सेंट्रल लीडरशिप, अगर राहुल गांधी आते हैं, अगर प्रियंका आती हैं, बिल्कुल धुआंधार रैलीज करते हैं, रोड शोज करते हैं, तो शायद उनका थोड़ा सा प्रेजेंस और मजबूती से दिखाई देगा। केजरीवाल की क्या मजबूरी है कि केजरीवाल का वोट कौन सा था? कुछ बीजेपी का वोट कट के इनके पास आया था जो लाभार्थी वाला कैटेगरी था, कुछ कांग्रेस का तो बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया था, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, कच्ची कॉलोनीज में रहने वाले लोग थे, ऑटो रिक्शा वालों को इन्होंने एक बहुत बड़ा वोट बैंक बना लिया है। अब इनको क्या खतरा लग रहा है कि इसमें से, और दूसरा मिडिल क्लास, बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास का था दिल्ली का, जो कि कांग्रेस को छोड़ के कुछ बीजेपी में गया होगा, लेकिन विधानसभा में वो बिल्कुल ही कंप्लीटली आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। अब केजरीवाल को खतरा ये लग रहा है कि वो जो मिडिल क्लास का तबका था, झुग्गी झोपड़ी या ऑटो रिक्शा वाले, तो मुझे लग रहा है कि मोर और लेस अभी भी आम आदमी पार्टी के फेवर में है। बात करिए, आप लोगों से जाइए, कच्ची कॉलोनी में जाइए, ऑटो वालों से बात करिए, तो वो अभी भी कहते हैं कि नहीं, हम तो अभी आम आदमी पार्टी को ही वोट करेंगे। लेकिन एक मिडिल क्लास का बहुत बड़ा तबका है जो परेशान है कि दिल्ली में जो एनडीएमसी एरिया को आप छोड़ दीजिए, जो एमसीडी एरिया है, दिल्ली में इतनी सड़कों की हालत खराब हो गई है, इतनी गंदगी है, कूड़ों के अंबार दिखाई देते हैं, पानी जब 2 दिन की बारिश होती है तो इतना पानी जम जाता है, परेशान है लोग। दिल्ली में क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब हो गई है कि बहुत बड़ा तबका है जो परेशान है। तो वो हो सकता है या तो कांग्रेस को देखेगा या बीजेपी को देखेगा, किसकी तरफ वो जाएगा पता नहीं। बीजेपी चूंकि 7 एमपी तो उनके हैं, बीजेपी ने उस लेवल पे कहीं पे कोई डिलीवर किया हो, कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारी हो, ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया है इतने सालों में। तो लोग, हो सकता है कांग्रेस को थोड़ी सी इसमें तवज्जो दे दें और हो सकता है उसकी तरफ वापस चले जाए, क्योंकि शीला दीक्षित के ज़माने में ये जरूर हुआ था कि जो एमसीडी रूल्ड एरियाज भी थे उसमें सड़कें थोड़ी बेहतर थी, कूड़े के अंबार इतने नहीं दिखाई देते थे। जो ढेर हैं, पहाड़ हैं, गाजीपुर हो गया, वो तो अपनी जगह है, जो सड़कों के किनारे कूड़े के अंबार अब दिखाई देते हैं वो दिल्ली में नहीं दिखते थे, लेकिन अब वो एक रेगुलर फीचर हो गया है यहाँ का। तो लोग उस चीज़ से भी तंग आ चुके हैं और कांग्रेस शायद उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, कांग्रेस को तो उस चीज़ का फायदा शायद मिल जाए। समीर सर, लेकिन एक चीज़ बार बार दिल्ली चुनाव को लेकर, क्योंकि दिल्ली का बड़ा अहम चुनाव है और 2014 के बाद से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर सरकार आती रही, ये चर्चाएं खूब होती रही कि भाई बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक टीस है कि दिल्ली में केंद्र में सरकार है लेकिन दिल्ली अपने पास नहीं है। लंबा सूखा था, उसको खत्म करने की कोशिश है। क्या चेहरे से कुछ रणनीति, चेहरे को लेकर अगर कोई रणनीति बनाई जाती है तो उसका फायदा इनको मिल सकता है या उसका अरविंद केजरीवाल को मिल जाएगा? क्योंकि चेहरा तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप दिल्ली के चुनाव में भी आप पीएम मोदी का चेहरा या केंद्र की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन पीएम के चेहरे पर क्या ही उसी चेहरे पर चुनाव होगा या चेहरे को लेकर कुछ चल रहा है अंदर? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को चेहरा घोषित करेगी। और देखिए, अब पिछले कई विधानसभा चुनाव दूसरे राज्यों के बाद देखोगे जहां भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। आप उड़ीसा का सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन 24 साल के नवीन पटनायक की सरकार को पूरी तरीके से ध्वस्त किया भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में भी कोई चेहरा नहीं था, हालांकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में कोई नहीं था, छत्तीसगढ़ में नहीं था, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा नहीं दिया। मोदी के नाम पर चुनाव लड़े, मोदी ने खुद विधानसभा चुनाव की अगुवाई की, पार्टी को बम्पर जीत दिलवाई और अपने अपने हिसाब से मुख्यमंत्री तय किए। दिल्ली के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसा राज्य 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उदय के बाद से कि पूरे हिंदुस्तान में आपने अपना डंका बजा लिया, चाहे वो दक्षिण में भी हो आपने पैर रख लिए, उत्तर भारत में आपने सबको साफ कर दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने आपका कोई दावपेच नहीं चला। दिल्ली में 2014 में आप लोकसभा स्पष्ट बहुमत से जीतते हो, विधानसभा में आपका सुपड़ा साफ हो जाता है, 3 सीटों पर आ जाते हो। 2019 में आप जीतते हो, उसके बाद भी विधानसभा चुनाव होता है, उसमें आप बुरी तरीके से और अपमानित हार होती है। ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत टक्कर दी हो। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आप देखोगे तो एक तरफा लोग लोकसभा में आपको वोट दे देते हैं, 7 की सीट दे, और 6-8 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होता है तो वही वोटर एक तरफा केजरीवाल को वोट देता है। तमाम तरीके, ऐसा भी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रचार कर रहे हैं। 2020 का तो मैं गवाह हूं कि अमित शाह रात को 12-12 बजे तक घर में होम डिलीवरी पर्चियां बांट रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रैलियां की, प्रधानमंत्री उस समय चेहरा थे। तो ये सब क्या है भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील, अमित शाह की चाणक्य नीति, संघ का संगठन दिल्ली में काम नहीं करता, बाकी हिंदुस्तान में काम करता है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती थी। उसके कारण भी देखिए, आप अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी घोषित नहीं कर सकते कि भाई ये मुसलमान हितैषी है, हिंदू विरोधी है। कोई भी चीज अरविंद केजरीवाल पर चस्पा भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पा रही थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब जाकर भ्रष्टाचार के मामले पर कि भैया अब हम सब नंगे, हम भी भ्रष्ट तो आप भी भ्रष्ट हो, आपने भी घोटाले किया, आप भी जेल होकर आ गए हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार आम आदमी पार्टी जो है वो दूसरे राजनीतिक दलों के साथ घुल मिल गई है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। अब जनता की नजर में भी ऐसा बहुत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई जिस वैकल्पिक राजनीति की बात की थी, कि जो शुचिता की राजनीति की बात की थी, वैसा जीवन राजनीति में जियाओ। 10 साल का उदाहरण है कि वो भी उसी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करे जो सारे राजनीतिक दल करते रहे।
तो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर आके एक ही घाट पर अरविंद केजरीवाल भी खड़े और एक ही घाट पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब आसान है अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ वोटर को शिफ्ट करना। ऐसा वोटर जो अरविंद केजरीवाल को एक वैकल्पिक राजनीति का प्रोधा मानता था कि भाई देश की राजनीति में कोई परिवर्तन लेकर आएंगे, जो दूसरे राजनीतिक दल नहीं दे पाए थे, मुझे लग रहा है वो वोटर अब कहेगा कि भाई केजरीवाल भी वैसे ही है, तो क्यों ना दूसरे ऑप्शन पे हम चले जाए, भारतीय जनता पार्टी के पास वापस जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक वोट बैंक इस बार जा सकता है। और इस बार जो प्रधानमंत्री ने अपील किया कि भाई दिल्ली के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार, कि मैं कई केंद्र की योजनाएं प्रदेश में लागू नहीं कर पा रहा हूं, तो दिल्ली का एक वर्ग ये सोच सकता है कि भाई 10 साल केजरीवाल को हमने दिया और केजरीवाल 10 साल यही आरोप लगा रहा था कि एलजी मेरी बात नहीं सुनते, एलजी फाइल रोक देते हैं, केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है। तो केंद्र और राज्य के झगड़े के अंदर दिल्ली की जनता पिस रही है। तो दिल्ली की जनता कह सकती है कि भाई ठीक है, हमने 10 साल आपको देके देखा, ऐसा अगर ऐसा है कि केंद्र के कारण आप काम नहीं कर पा रहे हो तो हम 5 साल, अब केंद्र में तो आप सरकार में आओगे नहीं, केंद्र का चुनाव हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी है। तो इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, डबल इंजन की सरकार देखते हैं दिल्ली में कितने काम होते हैं। तो और केजरीवाल ने जो जो वादे किए थे, मुझे लग रहा है उसमें केजरीवाल डिलीवर करने में फेल हुए हैं उन चीजों को लेकर। तो अब ये जनता के सामने एक विकल्प है कि केंद्र में अगर मोदी की सरकार है तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के 7 सांसदें विधानसभा अगर उनके पास होगी तो बेहतर काम होंगे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और जहां गरीब तबके झुग्गी झोपड़ी वाली बात है, तो आज ही अमित शाह झुग्गी झोपड़ी सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं 3:30 बजे। तो वो फोकस भी भारतीय जनता पार्टी का है कि जो अरविंद केजरीवाल का जो वोटर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी संघ जमीन स्तर बहुत अच्छे से इस बार काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास भी कुछ नहीं है, खोजने के लिए तो अरविंद केजरीवाल के पास है। अरविंद केजरीवाल अगर सत्ता से बाहर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगभग सत्ता के करीब पहुंच जाती है, तो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाए, मुश्किल का समय शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 3 से 9 पे आई, 9 से 15-17 पे भी गई, लोकसभा में 7 सीटें जीत चुकी है, केंद्र में सरकार बना चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा ली। और अगर केजरीवाल इस चुनाव को ये हार जाते हैं तो केजरीवाल जानते हैं कि 4 महीने के अंदर, 3 महीने में एमसीडी भी उनके हाथ से निकल जाएगी। और जो विपक्ष इस समय केजरीवाल के साथ खड़ा है, जो पूरे देश में संदेश है, उसका असर बिहार के चुनाव में भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में सरकार बनाती है, जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा बनाई, और उसके बाद अगर दिल्ली में बनाती है, तो 240 सीटों का जो एक दर्द भारतीय जनता पार्टी का रहा वो लगभग खत्म हो जाएगा। और फिर बिहार में नीतीश कुमार वैसे ही सरेंडर हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव, दिल्ली का चुनाव अन्य राज्यों की तुलना में पूरे देश दुनिया को संदेश देने के लिए कि जो दिल्ली 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में नहीं थी, वह भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई है। और केजरीवाल अगर ये चुनाव हारते हैं तो केजरीवाल की राजनीति के लिए फिर से वापसी करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दिल्ली यहाँ से जाने के बाद एमसीडी भी जाएगी। और फिर पंजाब में कांग्रेस ने जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन किया है, सिर्फ 3 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने, तो आने वाले समय में पंजाब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो केजरीवाल जानते हैं कि अगर ये चुनाव हारे तो वो सब कुछ हारेंगे, इसलिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। नहीं, और जाहिर सी बात है दांव पर सभी का लगा हुआ है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। एक तरफ केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी सरकार वापस आए, उसके लिए सारी कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, एक तरीके से कांग्रेस जिसके पास खोने के लिए कुछ हो नहीं, सब अपना अपना दांव लगा रहे हैं। लेकिन जनता के मुद्दे क्या चल रहे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उनसे जनता कितनी जुड़ रही है, यही जानना और समझना बहुत जरूरी था। और इसीलिए अपने तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हम ये चर्चा कर रहे थे जी। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि जनता क्या तय करेगी वो तो जनता के मन में है, लेकिन मुद्दों को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो जानना समझना बहुत जरूरी था। और आपकी क्या राय है, आप भी चाहते हैं कि इसमें हम कुछ और सवाल उठाएं, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में आकर लिखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद। अमरउजाला.com पर हर बड़ी खबर के लिए बने भी रहिएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।